दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित सुरमई काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राम प्रकाश यादव और आज के इस आयोजन में हमारे बीच पधारे हैं अलग अलग पूर्वोत्तर के अलग अलग क्षेत्रों से कविगण। मैं सर्वप्रथम उनके उनके स्वागत के लिए मैं शुरुआत करता हूं। हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान राजकुमार चौहान जी, जो हमारे लामडिंग मंडल से संबंधित हैं और ये समाज की जो विकृतियां हैं और जो उसमें अव्यवस्था है उसके पहलुओं को उल्लेख करते हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से उसे रेखांकित करते हैं। मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बीच उपस्थित होने के लिए। और हमारे दूसरे कवि जो बाएं तरफ विराजमान हैं वो हमारे अनिल कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो भाषा के संवर्धन को, भाषा की सुधार हैं उस पे काम करते हैं, उस पर अपनी लेखनी के माध्यम से सुधार की कोशिश करते हैं और उसमें जो संवर्धन की गुंजाइश रहती है उसका उल्लेख करते हैं। और हमारे दाएं तरफ पधारे हैं गुवाहाटी से श्रीमान अब्दुल सलाम जी, जो अनुभूतपरक और जो है मार्मिक कविताएं लिखते हैं और जो जिसके माध्यम से श्रोताओं के, जिसके माध्यम से समाज को जागृत करते हैं, रेखांकित करते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे बीच दूसरे जो महानुभाव उपस्थित हैं श्रीमान विकास बाबू जी, ये जो महिलाओं की, विशेषकर महिलाओं की जो महरूम वर्ग है उनके बीच ये जो विकृतियां हैं, समाज हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बीच के पहलुओं को उठाते हैं, उनको रेखांकित करते हैं। आज उसी संदर्भ में अपनी कविता, अपनी रचना लेके प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं तहे दिल से। और त्रिपुरा दूरदर्शन जो आज की इस सुरमई काव्य गोष्ठी को आयोजित कर रहा हूं उसका आभार व्यक्त करते हुए मैं माँ बीणा पाणी को नमन करता हूं। और साथ में इस पूर्वोत्तर के राज्य अरुणमय जो देश बोला जाता है, जहां सूरज की किरणें सर्वप्रथम यहां प्रस्फुटित होती हैं, ऐसे सजग और प्रकृति की छटा में विराजमान त्रिपुरा के इस सुंदर से राज्य के प्रति हमारी कृतज्ञता और अपना आभार व्यक्त करता हुआ इस माटी को प्रणाम करता हूं। और हम आज जो कविता की हम शुरुआत करेंगे वो हम इस आशय से शुरुआत करेंगे कि तुलसीदास की दो पंक्तियां हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सच कहूँ कागज लिख कोरे। तो हम लोग अपने तरफ से कविता के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो कुछ प्रयास करते हैं वो हम समझते हैं हमारा एक अकिंचन प्रयास है। उसमें हम बहुत अपना सर्वोच्च नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर क्षमता है हम उसकी कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं त्रिपुरा दूरदर्शन के सभी श्रोताओं का, सुधी जन पाठकों का इस कार्यक्रम में। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें बड़ी रुचि से, बड़ी संजीदगी से लोग इसमें शिरकत करेंगे और इसका रसमय पान करेंगे। और कहना चाहूँगा, मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे, सुना है उन्हें भी हवा लग गई है, सुना है उन्हें भी हवा लग गई है, हवाओं के जो रुख बदलते रहे। इसी क्रम में मैं कवियों का पुनः स्वागत करते हुए फिर मैं कवियों की तरफ मुखातिब होऊंगा, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि आज की इस महफिल में पधारे जो हमारे कवि महानुभाव हैं, हमें अपना कीमती समय दिया, उनका मैं स्वागत करते हुए पहले मैं जाना चाहूँगा श्रीमान राजकुमार चौहान जी के पास और कहना चाहूँगा कि आप अपने तरन्नुम से वो राग छेड़ें जिससे हमारे त्रिपुरा दूरदर्शन के सुधी पाठकों को एक उल्लास और एक रस का रसपान हो और हमारे दूरदर्शन का भी नाम रोशन हो और एक रसधारा बहे जो पूर्वोत्तर से पूरे भारत में जाए। आदरणीय श्रीमान राजकुमार चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता त्रिपुरेश्वरी के इस पावन भूमि में माता के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता वाचन करने से पूर्व इस भव्य समारोह के काव्य गोष्ठी के आयोजन हेतु मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ एक मुक्तक के माध्यम से। आभारी हूँ उनका लिखना जिन्होंने सिखलाया,
आभारी हूँ उनका लिखना जिन्होंने सिखलाया, आभारी हूँ सर आपका जिन्होंने मुझे आमंत्रण कर बुलवाया, आभारी हूँ आपका जिन्होंने मुझे बुलवाया, आभारी हूँ इस दूरदर्शन का जिन्होंने ये मंच उपलब्ध करवाया, आभारी हूँ दूरदर्शन का जिन्होंने मंच उपलब्ध करवाया, आभारी हूँ सभी श्रोताओं का जिन्होंने यह सम्मान दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ मैं अपनी आज की जो कविता है उसका वाचन करना चाहता हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है मोबाइल। इसमें दो राय नहीं है कि मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आज अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल के बिना तो हम अधूरे लगते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी विकृतियाँ भी है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। बिल्कुल। तो मैं इसमें यह रचना मैंने क्यों लिखी, इस पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्तुत जो कविता है यह मैंने तब लिखी जब मैं एक छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को मोबाइल के लिए अपने माँ से झगड़ते हुए देखा। यह कविता मैंने तब लिखी जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए उसको मोबाइल जो है उसके हाथों में पकड़ाते हुए देखा। बिल्कुल। मैंने यह कविता तब लिखी जब स्कूल जाने वाला एक बच्चा मोबाइल लेकर घंटों उस पर गेम खेलता हुआ मैंने देखा। यह कविता मैंने तब लिखी जब एक जुआ मोबाइल में घंटों चैट करते हुए देखा गया। यह कविता लिखने के लिए मेरी लेखनी तब चल पड़ी जब मैंने देखा कि एक गृहिणी, एक औरत जो है अपने दायित्व से विमुख होकर मोबाइल में व्यस्त हैं। पूरी दुनिया मोबाइल में उनकी है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मोबाइल जो है एक परिवार के 4 सदस्य अगर हैं तो चारों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, परंतु वो अपने अपने मोबाइल में खोए हुए हैं, अपने मोबाइल पर फ्रेंड बना रहे हैं, मित्र सर्कल बना रहे हैं, परंतु आपसी जो प्रेम व्यवहार है वो कहीं आपसी जो अपनत्व है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी संदर्भ में आपकी कविता है। इसी संदर्भ में मेरी कविता है। मैं हम स्वागत करते हैं अपना जो है कविता के माध्यम से मैं अपना ये भी विचार जो है प्रकट करना चाहता हूँ। तो मेरी कविता इस प्रकार है। फेसबुक पर दर्शन करता, फेसबुक पर दर्शन करता, ट्विटर पर गुनगुनाता, फेसबुक पर दर्शन करता, ट्विटर पर गुनगुनाता, व्हाट्सएप पर लेन देन कर अपना समय बिताता। फेसबुक पर दर्शन करता, ट्विटर पर गुनगुनाता, व्हाट्सएप पर लेन देन कर अपना समय बिताता। मोबाइल मेरी प्राण प्यारी, क्या बात, मोबाइल मेरी प्राण प्यारी हरदम सीने से लगाता। मोबाइल मेरी प्राण प्यारी हरदम सीने से लगाता, दूर हुई एक पल भी तो मैं घबरा जाता, दूर हुई एक पल भी तो मैं घबरा जाता। दिन में लाइक कमेंट करता, रात को शेयर कर पाता। वाह। दिन में लाइक और कमेंट करता, रात को शेयर कर पाता। माँ बाप की सेवा करूं कहाँ समय मिल पाता। बिल्कुल। माँ बाप की सेवा करूं कहाँ समय मिल पाता। पत्नी बच्चे करते क्या हैं प्रेम से नहीं बतियाया, पत्नी बच्चे करते क्या हैं प्रेम से नहीं बतियाया, क्योंकि समय ही नहीं है सर। प्रेम से नहीं बतियाया। फ्रेंड मैंने खूब बनाए, फ्रेंड मैंने मोबाइल पर फ्रेंड मैंने खूब बनाए पर फैमिली नहीं बना पाया। वाह। फ्रेंड मैंने खूब बनाए फैमिली नहीं बना पाया। नेट पैक जब खत्म हुआ, नेट पैक जब खत्म हुआ तब बात समझ में आई, फ्रेंड कौन है जो धन देगा पैक भरवाऊं भाई। नेट पैक जब खत्म हुआ तो बात समझ में आई, फ्रेंड कौन है जो धन देगा पैक भरवाऊं भाई। असल में जवानी ही तो नेट पैक है, जवानी ही तो नेट पैक है, व्यर्थ इसे न गंवाना, फैमिली को फ्रेंड बनाकर ढेरों प्यार लुटाना। क्या बात। फैमिली को ही फ्रेंड बनाकर ढेरों प्यार लुटाना, सदुपयोग करना इस पैक का। ये जो जवानी है इस जवानी के पैक का सदुपयोग करना, इस पैक का ज्ञान अपना बढ़ाना, मान सम्मान के साथ साथ धन दौलत भी कमाना। बहुत खूब।
ज्ञान अपना बढ़ाना, मान सम्मान के साथ धन दौलत भी बढ़ाना, कमाना, ऐसा न हो जीवन में फिर पड़े पछताना, फिर पड़े पछताना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो आज के हमारे समाज की एक तरह से आप कह सकते हैं कि वरदान भी है, और दूसरे शब्दों में कहेंगे तो अभिशाप भी है, सोशल मीडिया, इंटरनेट। उस पर आपने अपने रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से जो संवाद, जो संप्रेषण हमारे दूरदर्शन त्रिपुरा के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हदे शहर से निकली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। किया जो धूप का तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो हमें अपने जीवन में, जिंदगी में संघर्षों का सामना और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, और वो हमें प्रेरित करते हैं, हमें परिष्कृत करते हैं, हमें सुधार की तरफ ले जाते हैं। अब इसी क्रम में मैं सुधार और विकास की तरफ मुखातिब होते हुए श्रीमान विकास बाबू की तरफ मैं मुखरित होना चाहता हूं। उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कविता के माध्यम से हम लोगों के बीच अपने जो लेखनी उन्होंने चलाई है और जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं, समाज को प्रेरित करना चाहते हैं, जो महरूम वर्ग है, जो हाशिए का वर्ग है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, उनके उन्नति के लिए जो इन्होंने कोशिश की है, मैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच सौंपता हूं। श्रीमान विकास बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर उपलब्ध कराया कि आज मैं अपने विचारों को आप सबके समक्ष ये दूरदर्शन के माध्यम से अन्य लोगों के भी सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरा जो कविता का विषय है वो है अस्तित्व। अस्तित्व इस संसार में हर उस एक जीव का है जिसने जन्म लिया है। कहीं न कहीं महिलाओं का जो अस्तित्व प्राचीन समय से दबा आ रहा है, लेकिन बदलते दौर में जब उन्हें कोई भी अवसर मिला तो उन्होंने निराश नहीं किया। तो किस किस रूप में महिला अपना अस्तित्व स्थापित कर रही हैं, उस उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ लाइन में पढ़ना चाहूँगा। स्वागत है। कि वह रसोई में भी है, वह संसद में भी है। वह रसोई में भी है, वह संसद में भी है। खेतों की मिट्टी में भी है, तकनीक की लय में भी है। गजब। खेतों की मिट्टी में भी है, तकनीक की लय में भी है। कभी आंचल बांधकर, कभी आंचल बांधकर सूरज को विदा करती। वाह। कभी आंचल बांधकर सूरज को विदा करती, तो कभी हेलमेट पहनकर सड़कों पर दौड़ा करती। बहुत खूब। तो कभी हेलमेट पहनकर सड़कों पर दौड़ा करती। ना उसने जंग छेड़ी किसी से, ना उसने जंग छेड़ी किसी से, ना किसी सिंहासन पर बैठने की जिद की। ना उसने जंग छेड़ी किसी से, ना किसी सिंहासन पर बैठने की जिद की। बस बराबरी की धूप मांगी, बस बराबरी की धूप मांगी, जहां उसका साया भी पहचान रखे। जहां उसका साया भी पहचान रखे। वह पूछती नहीं, वह पूछती नहीं कि मुझे क्या इजाजत है। वह बस करती है, वह बस करती है अपने हिस्से की मेहनत। वह बस करती है अपने हिस्से की मेहनत, अपने मन का फैसला। अपने हिस्से की मेहनत, अपने मन का फैसला। कभी मीरा बनकर भक्ति में डूबी, कभी मीरा बनकर भक्ति में डूबी, तो कभी सावित्री बन अंधकार से लड़ी। तो कभी सावित्री बन अंधकार से लड़ी। तो कभी अमृता के शब्दों में घुलकर बह चली। तो कभी अमृता के शब्दों में घुलकर बह चली। वह अब बस है, वह अब बस है, किसी विशेषण की मोहताज नहीं।
वह किसी विशेषण की मोहताज नहीं। भारत की वह बेटी, भारत की वह बेटी माँ साथी, जिसके भीतर सदियों की सहनशीलता है। भारत की वह बेटी माँ साथी, जिसके भीतर सदियों से सहनशीलता है और आंखों में नया सवेरा। वाह। और आंखों में नया सवेरा। वह लड़ नहीं रही मर्द से, वह लड़ नहीं रही मर्द से, वह लड़ रही है विचारों की जड़ता से। वह लड़ रही है विचारों की जड़ता से। बहुत खूब। आप इसी विकास जी ने आपने तरन्नुम में जान डाल दी और आपने बखूबी महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके जो क्या कहते हैं सामाजिक विकृतियां हैं जो उन्हें समाज में बराबरी की दायित्व तो नहीं मिला है। और मैं उसी बात में अपनी बात को जोड़ते हुए श्रीमान अब्दुल सलाम की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा और इन्हें सलाम देता हूँ 2 लाइनों से कि इबादत की तरह मैं एक काम करता हूँ, इबादत की तरह मैं एक काम करता हूँ, मेरा तो उसूल है पहले सलाम करता हूँ। तो आप सभी को संवेद सर में सलाम करते हुए मैं श्रीमान अब्दुल सलाम जो हमारे बीच पधारे हैं और ये अनुभूति परक कविताएं अलग अलग प्लेटफार्म पर लिखते रहते हैं, कभी सम्मेलनों में प्रस्तुत करते रहते हैं। उसी में से कोई एक आज छठा यहाँ बिखेरने वाले हैं जिससे हमारे त्रिपुरा दूरदर्शन के श्रोतागण रसासिक्त होंगे। श्रीमान अब्दुल सलाम। धन्यवाद महोदय। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और दूरदर्शन त्रिपुरा का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। मेरी कविता भारत के अस्तित्व को, मार्मिकता को का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन के विभिन्न रंगों से यह अभिप्रेत है और उसमें रची पसी हुई है। तो इसी क्रम में एक कविता का शीर्षक है चुटकी भर सिंदूर, जो भारत के लिए, भारतीय महिलाओं के सम्मान का द्योतक है, उनके जीवन में खुशियों को भरने का द्योतक है और एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन के विभिन्न आयामों में इसकी रूपरेखा कैसे बदलती है, उस पे आज हम इस कविता के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से बदलते हुए आयाम को हम व्यक्त करना चाहते हैं। लाल पीले रंगों से, जीवन की उमंगों से, मन की तरंगों से, समाज के अनुबंधों से, 7 फेरों के संबंधों से, मांग में भर लेती, मांग में भर लेती, भाव से भरपूर चुटकी भर सिंदूर। भाव से भरपूर चुटकी भर सिंदूर। चुटकी भर सिंदूर एक भावना से अभिप्रेरित होता है, भावना में सना होता है, तो वह पूरी का पूरा प्रकरण हमारा भाव से है। अब दूसरा है, क्या क्या इसके आयाम हैं। मांग कुछ समर्पण की, मांग कुछ समर्पण की, हम सारी चीजें समर्पित कर देते हैं, स्वयं के सब अर्पण की, स्वयं हमारा अर्पण सारी चीजें हो जाती हैं। तो मांग कुछ समर्पण की, स्वयं के सब अर्पण की, प्रेम में प्रत्यर्पण की, प्रेम में प्रत्यर्पण की, विरह में स्वघर्षण की, विरह में स्वघर्षण की, खुद घिसना पड़ता है नारी जगत को। बिल्कुल। तो आदर्शों में दर्पण सी, और जहां पर आदर्श की बात होती है वहां पे दर्पण सी, आदर्शों में दर्पण सी स्थापित करती समाज में श्रृंगार तब परिपूर्ण चुटकी भर सिंदूर। वाह। श्रृंगार तभी परिपूर्ण होता है जब वह समाज में अपने आदर्शों को स्थापित करती हैं। तो श्रृंगार स्थापित करती, श्रृंगार तब परिपूर्ण चुटकी भर सिंदूर। तो मांग कुछ समर्पण की, स्वयं के सब अर्पण की, प्रेम में प्रत्यर्पण की, विरह में स्वघर्षण की, आदर्शों में दर्पण सी स्थापित करती समाज में श्रृंगार तब परिपूर्ण चुटकी भर सिंदूर। वाह। अब दूसरे इसमें एक और आयाम जुड़ जाता है, जीवन के अशेष समर में। इसका अस्तित्व कहाँ कहाँ पे है, इसकी घटनाक्रम कैसे बदलते हैं। जीवन के अशेष समर में, जन्म मृत्यु के रण में, जीवन के अशेष समर में, जीवन मृत्यु के रण में, दारुण दिन के दुर्क्षण में, वाह, दारुण दिन के दुर्क्षण में, समर्पित सांसों सी प्रण में, अस्तित्व परमेश्वर के अमर में। चुटकी भर सिंदूर का अस्तित्व तभी है जब हमारा परमेश्वर जी अमर है, बिल्कुल, वह जीवंत हैं।
तो अस्तित्व परमेश्वर के अमर में सेवा शुश्रूषा की परिचर्सी, विघटित होती पदार्थ सी पूर्ण चुटकी भर सिंदूर। वो विघटित चुटकी भर होती सिंदूर। पदार्थ सी पूर्ण चूड़, चुटकी भर सिंदूर। वो यह चूड़ है, वो विघटित होता रहता है, जुड़ता रहता है, तो वो घटनाक्रम में बदलता रहता है। तो यह चुटकी भर सिंदूर का हमारे भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व योगदान है। अब एक और उसके क्रम यह कहाँ पे हमें दिखाई देती है, परिलक्षित होती है, और कहाँ पे यह हमारे बीच से यह विलुप्त हो जाती है। विलुप्त प्रिय के साथ ही, विलुप्त प्रिय के साथ ही छोड़ती सांसें हाड़ मांस सी, वाह, बीते दिनों के एहसास सी, थिरकती नहीं आसपास भी, फिर बसंत की कयास ही। क्या बात, फिर बसंत की कयास ही। बसंत होना और ना होना एक परिकल्पना है हमारे क्षण में, जीवन में। हाँ, फिर बसंत की कयास ही, पुनः बंद होती डिबिया में, पुनः बंद होती डिबिया में, बढ़ती बिकने को दुकान पर दूर, बढ़ती बंद होती दुकान, बढ़ती बिकने को दुकान पर दूर, दूर, सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर। क्योंकि उसका अस्तित्व तभी है कि जब हम, यह हमारा प्रिय, हमारा पति, हमारा परमेश्वर हमारे साथ बहुत है, बेहतरीन, तब तक इसका बहुत अस्तित्व बेहतरीन। है, अन्यथा अब्दुल सलाम यह जी, हमारा अस्तित्व इसके साथ ही हमारा समाप्त हो जाता है। आपने हमारे भारतीय संस्कृति की पूरे अस्तित्व और उसकी संवर्धन, उसकी संरचना, उसका सृजन का जो आपने मार्मिक और बहुत ही गहराई से, सूक्ष्मता से आपने उसका वर्णन किया। हम इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपने उस वाणी को, उस कहावत को चरितार्थ किया है। अब हमारे बीच हमारे अग्रज, हमारे सम्मानित श्रीमान अनिल कुमार श्रीवास्तव जी मुखातिब हैं, जो भाषाओं पे कविताएं लिखते हैं। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हमारे भाव व्यक्त होते हैं, तो भाषाओं के संवर्धन, उनके उन्नयन, उसमें जो विकृतियां हैं उनके बारे में एक कविता करते हैं। तो उनका मैं स्वागत करते हुए दो पंक्तियां उल्लेख करना चाहूँगा। हदे जिंदगी की यूं ही ना पार हो जाएं, हदे जिंदगी की यूं ही ना पार हो जाएं, जरा कुछ स्वगर्व से अपने निजों को स्वाभिमान हो जाए, अपने निजों के स्वाभिमान हो जाए। तो इस क्रम में मैं श्रीमान अनिल श्रीवास्तव जी को स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं। श्रीमान अनिल श्रीवास्तव जी। धन्यवाद महोदय। सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन केंद्र त्रिपुरा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कवि एंड काव्य गोष्ठी में हमें आमंत्रित किया है। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और उसकी सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि पता है कि स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा, अहम भूमिका रही है, जिसमें कि एक दूसरे से जुड़े हुए पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा हो, चाहे उत्तर से दक्षिण तक या पूरब से पश्चिम तक। तो हिंदी का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसी हिंदी की भूमिका को देखते हुए मैं उसका साहित्य का किस तरीके से विकास हुआ आदिकाल से आधुनिक काल तक, मैं अपनी कविता के माध्यम से उस विकास को एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। तो सर्वप्रथम आदिकाल में सिंह नाथ और जैन सृजन को जिसने पाला, डिंगल पिंगल रासो जैसे ग्रंथों को भी खूब संभाला। क्या बात है, फिर दोबारा आप कहना चाहेंगे? आदिकाल में सिद्धनाथ और जैसे जैन सृजन को जिसने पाला, डिंगल पिंगल रासो जैसे ग्रंथों को भी खूब संभाला। बहुत खूब। वीर और श्रृंगार रसों को, वीर और श्रृंगार रसों को जिसने नित्य सौंदर्य में ढाला, वाह, हिंदी की तो बात न पूछो, हिंदी का साहित्य निराला। क्या बात है। अब आगे चलते हैं भक्ति काल की तरफ। भक्ति काल भक्ति की धारा, भक्ति काल भक्ति की धारा, संत काव्य का रूप संवारा, सूर सूर तुलसी शीतलता, गुरु महिमा ही बना सहारा। क्या बात। नानक रामानंद जायसी के श्रेष्ठों ने काल संवारा, प्रेम काव्य भक्ति की महिमा, स्वर्ण काल यह सबसे न्यारा। तो ये भक्ति काल के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
भौतिक जीवन अगर पंक्तियां आप दोबारा भी रेखांकित करेंगे तो हम लोगों को और मजा आएगा। आप दोबारा भी कह सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अवश्य। भौतिक जीवन जो अपनाया, रीत काल का युग कहलाया। वाह। भौतिक जीवन जो अपनाया, रीत काल का युग कहलाया। अद्भुत प्रेम और भावुकता, वाह। अद्भुत प्रेम और भावुकता। भजन गीत का गहराया। नख सिख नखसिक चित्रण से यौवन, श्रृंगारिकता से नहलाया। वाह। नारी का सुंदर चित्रण कर कवि बिहारी को फुसलाया। गजब। नारी का सुंदर चित्रण कर कवि बिहारी को फुसलाया। अगला अविरल पंक्तियां हैं ना? हाँ, अगली पंक्तियां हैं। अविरल यह लेखन परंपरा, महापद्य की यह वसुंधरा। वाह। अविरल यह लेखन परंपरा, गद्य पद्य की यह वसुंधरा। अंग्रेजों का क्रूर प्रशासन दिल पर घाव किए था गहरा। अंग्रेजों का क्रूर प्रशासन दिल पर घाव किए था गहरा। पंत प्रसाद निराला को के संग, गजब। पंत प्रसाद निराला के संग महादेवी दिनकर की छाया। भारतेंद्र युग पुष्पित निर्झर, बाल कृष्ण कवि का ध्वज फहराया। बाल कृष्ण कवि का ध्वज फहरा। इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है। बहुत 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 धन्यवाद अनिल श्रीवास्तव जी। आपने भाषा और साहित्य को समेटते हुए हमारे कवियों, हमारे लेखकों, हमारे रचनाकारों और हिंदी की कैसे विकास की परंपरा रही उसका उल्लेख किया। अब हम इसमें दो पंक्तियां जोड़ते हुए हम अपने अगले कवि की तरफ मुखातिब होंगे कि अगर कवियों की बात करें तो हमारी हिंदी भाषा जो है और जो साहित्य है ना, समन्वयवादी है, सबको समेटता है। इसलिए कहा जाता है बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए ना। बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए ना। केशव के केल कुंज में किलोल कीजिए, या भूषण की सेना में सिपाही बन जाइए। हिंदी इस माध्यम से आह्वान करती है कि विशेषकर भिन्न भाषा भाषी, अंत की मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि अय भिन्न भाषा भाषियों यहाँ मिलेगा मन माना मोद। अय भिन्न भाषा भाषियों यहाँ मिलेगा मन माना मोद। हिंदी के हिंडोले में जरा तो झूल जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो झूल जाइए। तो हिंदी सबको लेकर, समेट कर, सबको साथ लेकर, संवाद करके और हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक अनुगूंज बनी और उसी के माध्यम से हमने अंग्रेजों पर अपनी गुलामी की बेड़ियों को हमने तोड़ा और उससे आगे हम निकले। अब इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ कवि श्रीमान राजकुमार चौहान जी हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं। अब मैं उनकी तरफ मुखातिब होते हुए आपकी अगली रचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपको मंच सौंपना चाहूँगा। श्रीमान राजकुमार चौहान जी, आपके पास पूरा कविता का संग्रह है, मैं देख रहा हूँ। यूँ तो उस खजाने से निकालिए कुछ जो भी कस्तूरी हो, हम लोगों के बीच भी आप। मानव जीवन जो है जी, मानव जीवन में कुछ न कुछ करके जाना है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो जीवन है, ये जीवन हम भ्रमित जीवन जी रहे हैं। तो जिंदगी का भ्रम, ये हम इस शीर्षक पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने चाहते हैं। स्वागत है। जिंदगी का भ्रम, इसमें कहते हैं ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत भरमाया है। ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत भरमाया है। तू आई कहाँ से, इस तन में समाई कहाँ से। तू आई कहाँ से, इस तन में समाई कहाँ से। तेरा उद्देश्य क्या है, कोई समझ नहीं पाया है। ऐ जिंदगी तूने मुझे भरमाया है, बहुत भरमाया है जी। ऐ जिंदगी कोई कहता है, ऐ जिंदगी कोई कहता है तू आत्मा है। ऐ जिंदगी कोई कहता है तू आत्मा है, अंश परमात्मा का है। वाह। पिछले जन्म के कर्म भोग के लिए यह तन पाया है। गजब। ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत भरमाया है। ऐ जिंदगी तेरी खोज में, ऐ जिंदगी तेरी खोज में मैं भटकता रहा। तेरी खोज में मैं भटकता रहा। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारे में।
पर तेरा पता कहीं नहीं पाया है। वाह, ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत बहुत भरमाया है। ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत भरमाया है। ऐ जिंदगी तेरे बारे में मैं जानने को चला, तेरे बारे में मैं जानने को चला मैं विद्वानों के पास। हाँ, तेरे बारे में जानने को चला मैं विद्वानों के पास, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों के पास। गजब। तेरे बारे में जानने मैं चला वैज्ञानिकों, विद्वानों के पास, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों के पास, पर किसी ने भी तेरी छवि नहीं दिखलाई, हो, ना तेरे रंग रूप के बारे में ही बतलाया है। हाँ, ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत भरमाया है। ऐ जिंदगी तूने मुझे बहुत भरमाया है। ऐ जिंदगी सुना है तेरे जाते ही मौत आ जाती है। हो, ऐ जिंदगी सुना है तेरे जाते ही मौत आ जाती है। तन खामोश हो जाता है, कुछ दिख नहीं पाता है। तन खामोश हो जाता है, कुछ दिख नहीं पाता है। ऐसा क्यों? गजब, किसी को समझ में गजब, नहीं आया गजब। है। आपने बहुत बढ़िया किसी को समझ में नहीं कविताएं आया है। आपने ऐ जिंदगी। उल्लेख किया श्रीमान राजकुमार चौहान जी, और मैं उसमें अपनी पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। आदरणीय महानुभाव कवियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, हमारे बीच आप पधारे और इस रसमयी काव्य गोष्ठी को आपने सराबोर किया, रसासिक्त किया, और त्रिपुरा दूरदर्शन के हमारे सुधी पाठकजन, श्रोतागण इससे आह्लादित होंगे, उन्मुख होंगे, और मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इसी क्रम में अगर विकास जी कुछ आपके पास पंक्तियां हों, एक दो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। श्रीमान विकास। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने मुझे पुनः ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार फिर से इस मंच पर व्यक्त कर सकूं। एक छोटा सा विचार लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, शायद आप उससे सुनेंगे, समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ये आपके सामने है कि काली रातों में जला एक दीप, काली रातों में जला एक दीप, नाम था उसका भीमराव। नाम काली था उसका रातों में जला एक दीप, नाम था उसका भीमराव। मिट्टी का था पर मन में ज्वाला थी। क्या बात। मिट्टी का था पर मन में ज्वाला थी, अन्याय को चुनौती देने की हालत थी। बहुत खूब। अन्याय को चुनौती देने की हालत थी। किसी ने पानी तक नहीं दिया, किसी ने पानी तक नहीं दिया, किसी ने पानी तक नहीं दिया, पर उसने ज्ञान की नदियां बहा दी। उसने ज्ञान की नदियां बहा दी। आपने श्रीमान भीमराव अंबेडकर से साहब के बारे में ये पंक्तियां जोड़ी। किसी ने, आगे भी है सर, सुनिएगा, किसी ने जगह नहीं दी बैठने को, किसी ने जगह नहीं दी बैठने को, पर उसने संविधान लिख डाला सबके अधिकारों को। वाह। इस सुरमई शाम में हमारे बीच अब्दुल सलाम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपनी पंक्तियों से हम लोगों को रसासिक्त करे। श्रीमान अब्दुल सलाम। धन्यवाद महोदय। तो मेरी अगली रचना है मजदूर। मजदूर। निर्माण और विध्वंस दोनों में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। इसी क्रम में वो उनकी व्यथा को हम व्यक्त कर रहे हैं। मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं, मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं, रुकावटें हैं, जो सुखद दिनों में अपनी आजीविका की खातिर हमने ही छोड़े हैं। वाह। मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं, जो सुखद दिनों में अपनी आजीविका की खातिर हमने ही छोड़े हैं। छोटे छोटे कर कड़े पत्थर उम्मीदों की छेनी से मजबूत इरादों से तोड़े हैं। मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। ऊंची ऊंची महलों में अपने खून पसीने तर कर एक एक ईंट जोड़े हैं। मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। नदियों के तेज प्रवाह को भी सुख चैन खेती को त्याग पूंजीपतियों की तरफ मोड़े हैं। मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। अमीरों के सुख
चैन वैभव में, फल दूध पराठे शाही थाली में, अपने खून पसीने को ही निचोड़े हैं, मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में छोटे अबोध नादान बच्चों ने गुल्लक के पैसे जोड़े हैं, मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। हक अन्याय गरीबी के खातिर जुल्मो सितम सह कुचल कर, खाए कितने ही कोड़े हैं, मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। विधाता अपनी लेखनी से भूल कल्याण या प्रतिशोध बस भाग्य हमारे ही फोड़े हैं, मेरी राहों में कुछ रोड़े हैं। बहुत खूब अब्दुल सलाम जी। महफिल को फिर समेटते हुए आप कुछ पंक्तियां जोड़ना चाह रहे हैं श्रीमान राजकुमार चौहान जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद महोदय। अंत में मैं एक मुक्तक राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित करना चाहता हूँ। संक्षेप में दो पंक्तियां। बिल्कुल संक्षेप में ही है, दो पंक्तियां। जाति धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर गर न बढ़ता इंसान, जाति धर्म के नाम पर गर न बढ़ता इंसान, मानव धर्म सर्वोपरि, जाति धर्म के नाम पर गर न बढ़ता इंसान, मानव धर्म सर्वोपरि, कर्म होता प्रधान। बहुत खूब। मानव धर्म सर्वोपरि होता कर्म प्रधान, लोग होते देवता, लोग होते देवता स्वरूप, लोग होते देवता स्वरूप, धरती स्वर्ग समान। बहुत खूब, बहुत खूब। अब इसी में मैं दो पंक्तियां जोड़ते हुए इस महफिल को मैं विराम देना चाहूँगा कि गमों की आंच में आंसू जरा उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू जरा उबाल कर देखो, बनेगा रंग यूं गहरा किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा जरा निकाल कर देखो। क्योंकि आपने मानवता और संप्रेषण और त्रिपुरा दूरदर्शन के माध्यम से ये संदेश जा रहा है। मैं सभी का आभार और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन।